ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा सरफेक्टेंट्स का पार्ट। हमारे पास इस कोर्स में बेसिकली दो तरह के पार्ट थे। एक हमारे पास इंटरफेसेस का पार्ट था, एड्जॉर्प्शन का पार्ट था, लिक्विड सॉलिड इंटरफेसेस थे कि किस तरीके से चीज़ें एड्जॉर्ब होती हैं, उनके कैसे इंटरफेस बनते हैं, जब इंटरफेस बनते हैं तो उसके ऊपर सरफेस टेंशन पे कैसा असर पड़ता है, सरफेस टेंशन क्या होती है। तो जो फर्स्ट पार्ट था वो कम्प्लीटली इस तरीके की बेसिक नॉलेज के ऊपर था। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो हमारा सरफेक्टेंट्स के ऊपर है कि जब आपके पास कोई चीज़ की सरफेस टेंशन बनती है, या आप ये कह लें कि जब किसी चीज़ की सरफेस टेंशन किस तरह आप ऑल्टर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का जब इंटरफेस होता है तो इंटरफेस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है, इंटरफेस बेसिकली होता क्यों है, मतलब वो इंटरफेस आप किस तरीके से ऑल्टर कर सकती हैं। ये सारी बातें जो हैं वो अब के जो हमारा पार्ट स्टार्ट होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ये सरफेक्टेंट्स का है। नाम से आपको सिर्फ एक वर्ड लग रहा है, लेकिन इसकी बेसिक कहानी बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, और इसके ऊपर बेइंतहा रिसर्च हो रही है, बेइंतहा रिसर्च हो रही है। करंटली भी इसके ऊपर आपको हर ईयर में आपके पास के हज़ार के करीब तो कम अज़ कम भी आपको पेपर्स इसके मिल ही रहे होंगे, वो भी बहुत अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स में। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये वो फील्ड है जो बहुत ज़्यादा पुरानी है लेकिन स्टिल ग्रोइंग है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा देखें तो आप लोग के बाद मालूम होगी कि जितने भी सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस वो होते हैं जो किसी सॉल्वेंट में अपने आप को सॉल्युबलाइज करने की एबिलिटी रखते हैं। तो जितने भी सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं आप उनको बेसिकली दो तरीके के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती हैं, और वो डिवीजन किस बेसिस पर होती है। ये डिवीजन इस बेसिस पर होती है कि वो अपने आप को एब्जॉर्ब किस तरह कर सकता है लिक्विड एयर इंटरफेस पर। लिक्विड एयर इंटरफेस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी कि जो लिक्विड की एयर के साथ जो इंटरफेस बन रही होती है उस एरिया में सब्सटेंसेस अपने आप को किस तरीके से एड्जॉर्ब करता है, जो भी आप सॉल्यूट होता है वो अपने आप को किस तरीके से एड्जॉर्ब करता है। इस बेसिस पर आपके पास दो तरह के कैटेगरी मौजूद है सब्सटेंसेस की। एक कहलाते हैं सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस, एक कहलाते हैं सरफेस इनएक्टिव सब्सटेंसेस। नाम से पता चल रहा है सरफेस एक्टिव मतलब क्या है, सरफेस को एक्टिव करेंगे, सरफेस की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, सरफेस की वर्किंग एबिलिटी को बढ़ा रहे होंगे, उसमें एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना इंक्रीज कर रहे होंगे, या उसमें सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज, या कुछ भी जो भी वो सरफेस के ऊपर इन्हेंसमेंट या इंक्रीज लेकर आ रहे हैं वो उनकी सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेज हैं। लेकिन ऑल दो सब्सटेंसेज जो सरफेस के ऊपर कोई एक्टिविटी को इन्हेंस नहीं कर रहे, इम्प्रूव नहीं कर रहे, बल्कि वो सरफेस को इनएक्टिव कर रहे हैं, सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को पहले से भी ज़्यादा लोअर डाउन कर रहे हैं, तो वो सरफेस इनएक्टिव सब्सटेंसेस कहलाते हैं। वो उसकी बेसिस पर आप सरफेस को इन्हेंस नहीं कर सकते, बल्कि उन बेसिस पर सरफेस जो है वो डीएक्टिवेट हो रहे होते हैं, सरफेस जो है वो लेस एक्टिवेटेड हो रही होती है। अगर आप सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस की बात करें जिसकी वजह से सरफेस की एक्टिविटी बढ़ रही होती है, सरफेस जो इन्हेंस हो रही होती है, तो ये जो सब्सटेंसेस है ये इसको ही आप सरफेक्टेंट्स भी कहते हैं। यही चीज़ कि सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस को अगर आप दूसरा नाम दें तो आप इसे सरफेक्टेंट्स का नाम दे सकते हैं, ये सरफेक्टेंट्स कहलाते हैं। सरफेक्टेंट्स की जो बहुत अच्छी एबिलिटी होती है या इसकी जो कैपेबिलिटी होती है, इसके अंदर जो पावर होती है वो ये होती है कि ये अपने आप को किसी भी सरफेस पर एक्यूमुलेट कर सकता है, मतलब किसी भी जगह पे जाके एडहेर हो सकता है, जमा हो सकता है, एक्यूमुलेट कर लेता है अपने आप को, कहीं ले जाकर चिपका लेता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि जब ये जमा हो जाते हैं ना किसी लेयर पर, जैसे लिक्विड एयर इंटरफेस की अगर हम बात करें, तो जब ये उस लिक्विड एयर इंटरफेस पर जमा हो जाते हैं ना, तो उसके नतीजे में ये क्या करते हैं कि आपकी जो भी सरफेस टेंशन होती है उसको ड्रॉप डाउन कर देते हैं, सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। और ये बात आप लोग को मालूम है कि जब किसी चीज़ की सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है तो उसकी वर्किंग फिनोमेना भी, बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। अगर पहले वो स्प्रेड नहीं हो रही थी तो वो स्प्रेड हो सकेगी, यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा वाइडर सेंस में समझें तो अगर वो सरफेस टेंशन कम कर रही है तो उसकी स्प्रेडिंग बढ़ा रही है, उसकी मजीद सॉल्युबिलिटी बढ़ा रही है, वो उसको सॉल्युबलाइज कर रही है, उसकी स्प्रेडिंग बढ़ा रही है, उसकी वेटेबिलिटी बढ़ा रही है, उसका सरफेस एरिया बढ़ा रही है। इन अदर टर्म्स आप ये भी कह सकते हैं कि उसका सरफेस एरिया बढ़ा रही है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम इंडिविजुअली डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये जो इंटरेक्शन होती है ना किसी भी मॉलिक्यूल की अपने सरफेक्टेंट्स के साथ, और जो सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो जिस तरीके से सॉल्वेंट से इंटरेक्ट करते हैं, ये इंटरेक्शन हमेशा कम होती है एज़ कम्पेयर टू वो जो मॉलिक्यूल्स अपने सॉल्वेंट से इंटरेक्ट कर रहे हों।
तो सरफेक्टेंट की मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन और सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन में फ़र्क होता है। सॉल्वेंट टू मॉलिक्यूल इंटरेक्शन ज़्यादा होती है सरफेस एक्टिव एजेंट्स या सरफेक्टेंट टू सॉल्वेंट इंटरेक्शन हमेशा थोड़ी कम होती हैं। अगर हम बात करें कि सरफेक्टेंट्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं ना, जिनको आप सरफेक्टेंट्स भी कहती हैं, वो आपके पास सरफेस के ऊपर आकर क्या करते हैं कि वहाँ पर आके अपने आप को एडहेर कर लेते हैं, जिसकी वजह से सरफेक्टेंट्स क्या करते हैं कि अपने आप को क्या नाम है पुश्ड आउट करते हैं और वो एयर लिक्विड इंटरफेस के ऊपर आने की कोशिश करते हैं और वो सोल्यूशन की सरफेसेस के ऊपर आने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये सरफेस के ऊपर आके एक्यूमुलेट होते हैं या सरफेस के ऊपर आके जमा होने लगते हैं, तो एज अ रिजल्ट ये क्या करते हैं कि एक दूसरे से तो इनकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती, एक दूसरे से तो इनकी पुअर इंटरेक्शन होती है, लेकिन उसके नतीजे में इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती हैं ना, वो आपके पास उसकी बेसिस पर आपकी जो सरफेस टेंशन होती है वो ड्रॉप डाउन हो जाती है, वो जो सरफेस टेंशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ये जो सरफेस टेंशन होती है वो इसकी कम हो जाती है। यही वजह है कि आपके पास जो सरफेक्टेंट्स होते हैं ये सरफेस टेंशन को लोअर डाउन करने की एबिलिटी रखते हैं। फर्दर अभी हम और डिस्कस करेंगे कि बेसिकली करते किस तरीके से हैं ये काम। सरफेक्टेंट की अगर आप स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कोई डिफरेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास एक होता है क्या नाम है पोलर ग्रुप, एक होता है नॉन पोलर ग्रुप। इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि इसके अंदर पोलर ग्रुप भी होता है और नॉन पोलर ग्रुप भी होता है, तो अगर आप समझें तो आपको मालूम है लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सॉल्यूट्स हमेशा पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट्स हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। अब इसकी मज़े की कहानी ये होती है कि इसके अंदर पोलर पार्ट भी होता है और इसके अंदर नॉन पोलर पार्ट भी होता है। पोलर पार्ट इसको पोलर की तरफ लेकर जा रहा होता है, नॉन पोलर पार्ट इसको नॉन पोलर की तरफ लेकर जा रहा होता है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि ये जो है ये अपने आप को सरफेस पर एडहेयर करते हैं, क्योंकि ये अपने आप को एक्यूमुलेट करते हैं या एडहेयर करते हैं, ये सरफेस के ऊपर आके लग जाते हैं। जैसे कि अगर इनका हेड ग्रुप है तो ये हेड से जाके सरफेस पर लटक जाते हैं। तो नज़र कुछ इस तरीके से आता है कि जैसे आपके पास हेड से कोई चीज़ टंग रही है, जैसे कि आप इसको अगर ऐसे समझें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये सरफेस से ऐसे करके लटक रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक पार्ट तो हो जाता है पोलर, एक पार्ट हो जाता है नॉन पोलर, तो ये जो है नॉन पोलैरिटी में अपनी एबिलिटी रखता है, ये पोलैरिटी में अपनी एबिलिटी रखता है, तो जिसकी वजह से जो इसका स्ट्रक्चर है इसी की बेसिस पर इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं या जिसके फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में बहुत डिफरेंट होती हैं। इसका जो पोलर ग्रुप होता है इसमें आपके पास ये हमेशा ये आपके पास एक्टिव कंपाउंड्स के ऊपर होता है, और ये जो है ये इसका जो पोलर हेड ग्रुप होता है और इसका जो क्या नाम है हाइड्रोकार्बन की नॉन पोलर एक लंबी सी चेन होती है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आप लोगों को ये करके बना के दिखाया ना, ये असल में होता है हाइड्रोकार्बन, जिसकी वजह से नॉन पोलर होता है। आपको पता है जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो वैसे भी वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इसकी ये चेन जिस तरह बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी फ़र्क आना शुरू हो जाता है। अगर वही सरफेक्टेंट हो और उसकी चेन जो है वो 12 कार्बन की हो और आप अगला सरफेक्टेंट लें जिसकी चेन जो है 20 कार्बन की हो, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ फ़र्क ज़रूर होगा, उसकी एफिनिटी ज़रूर फ़र्क होगी और उसकी इसके अलावा उसकी इंटरेक्शन बिहेवियर में ज़रूर फ़र्क आएगा। ये जो पोलर पार्ट होता है ना इसका, ये वाला जो हेड ग्रुप होता है, ये आपके पास कोई ग्रुप लगा हुआ होता है, इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप लगे हुए हो सकते हैं, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स लगे हुए हो सकते हैं, इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, डिपेंड कर इसके अंदर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स लगे हुए हो सकते हैं। डिपेंड सिर्फ ये करता है कि आप कौन सा सरफेक्टेंट इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे जैसे आप सरफेक्टेंट्स को चेंज करती जाएंगी ये हेड ग्रुप और ये टेल ग्रुप की लेंथ बदलती चली जाएगी। ये जिसका हेड ग्रुप होता है ये आपके पास पोलर सॉल्वेंट्स में अपने आप को सॉल्युबल मतलब में एफिनिटी रखता है, जैसे कि वाटर में इसकी एफिनिटी होती है, जिसकी वजह से आप अच्छा एक और बात याद रखिएगा, ये इसकी नेचर भी फ़र्क होती है, अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इसकी वजह से ये जो है ये अपने आप को वाटर में सॉल्युबिलिटी दे रहा होता है, ये अपने आप को नॉन पोलर पार्ट जो होता है ये अपने आप को नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। जो सरफेस इनएक्टिव सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें या उन सब्सटेंसेस की बात करें जो कि सरफेस में एक्टिविटी नहीं रखते, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके पास लिक्विड से दूर जाने की कोशिश करते हैं और ये अपने आप को सरफेस यूनिट के ऊपर नहीं लेकर आ रहे होते, ये अपने सरफेस के वॉल्यूम पर नहीं आ रहे होते, ये सरफेस इनएक्टिविटी रखते हैं, ये सरफेस एक्टिव नहीं होते।
इनके पास जो सरफेस टेंशन होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप अंदाज़ा लगाएं, दूसरे के मुकाबले में इनकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है क्योंकि सरफेस इनएक्टिव होते हैं। सरफेस इनएक्टिव सब्सटेंसेस जो है, इनकी जो सरफेस टेंशन होती है ये आपके पास सॉल्वेंट्स के मुकाबले मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स के मुकाबले में इनकी जो सरफेस टेंशन है, जैसे अगर लेट सपोज आप ऐसे समझें कि अगर आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रही हैं, तो अगर ये सरफेस इनएक्टिव सब्सटेंस है तो ये सॉल्वेंट के मुकाबले में ज़्यादा सरफेस टेंशन रखता होगा। अगर ऐसा ना हो ना, और इनकी सरफेस टेंशन ज़्यादा ना हो, तो फिर ये स्पॉन्टेनियसली एक्यूमुलेट हो जाए सरफेस के लेयर के ऊपर। लेकिन चूंकि ये सरफेस इनएक्टिव होते हैं तो ये स्पॉन्टेनियसली सरफेस एक्टिव एजेंट्स की तरह एक्यूमुलेट नहीं होते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये इनकी सरफेस टेंशन आपके सॉल्वेंट के मुकाबले में ज़्यादा होती है, तो ये इनएक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को, अभी मैंने इन दोनों की आपको डेफिनेशन के तौर पर बता दिया है कि क्या होते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स, क्या होते हैं सरफेस इनएक्टिव एजेंट्स। अब इनको हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फर्दर इनके ऊपर कहाँ डिस्कशन हो जाएगी। अब जो बात मैंने आपको बताई थी कि आपके पास एक होता है पोलर हाइड्रोफोबिक ग्रुप, दूसरा होता है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक ग्रुप। तो ये जो हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि पोलर होता है, ये वाटर लविंग होता है। ये बात याद रखिएगा कि हमेशा पोलर पार्ट जो है वो वाटर लविंग होता है। सिंपल सी कहानी है, लाइक डिजॉल्व लाइक, और वाटर जो है मोस्ट पोलर कंपाउंड है। वाटर पोलर होता है, इसलिए बात याद रखिएगा कि जब भी पोलैरिटी की बात करेंगे तो जो वाटर से नज़दीक आएगा वो ज़्यादा पोलर होगा, जो नीचे जाता जाएगा वो लेस पोलर होगा। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते चले जाते हैं, कार्बन चेन बढ़ती चली जाती है, नॉन पोलैरिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं ये आपके पास इंटरेक्शंस को इंक्रीज़ करते हैं, ये आपके पास किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ये किसी भी चीज़ की इंटरेक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, ये आपकी सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करते हैं, ये आपकी वेटेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ये आपकी इसके अंदर डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके अंदर फोमिंग एबिलिटीज़ होती हैं, इसके अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो है ये मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। आप सर्फेक्टेंट को पॉलीमर के साथ इंटरेक्ट करवा सकते हैं, आप सर्फेक्टेंट को डाइस के साथ इंटरेक्ट करवा सकते हैं। आप सर्फेक्टेंट की मुख्तलिफ तरीके से इंटरेक्शन के साथ आप इसके मुख्तलिफ बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे, और ये मुख्तलिफ चीज़ों से इंटरेक्ट करके डिफरेंट एप्लीकेशन को पजेस करती है। ये केमिकल रिसर्चेज में बहुत इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा आप अगर इसकी डाई प्योरिटी की तरफ जाएँ, डाई सेपरेशन की तरफ जाएँ, अगर आप वाटर प्योरिफिकेशन की तरफ जाएँ तो उसमें ये बहुत इस्तेमाल होता है। इसकी जितनी भी बिहेवियर है वो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, आप दो मुख्तलिफ तरह के सर्फेक्टेंट से सेम केमिकल बिहेवियर या सेम एप्लीकेशन या सेम रिजल्ट हासिल नहीं कर सकती। ये बात याद रखिएगा कि जब आप अपना सर्फेक्टेंट चेंज करेंगे तो उसकी एबिलिटी भी बदल जाएगी, उसकी वर्किंग प्रॉपर्टीज़ भी बदल जाएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्फेक्टेंट अगर आपको क्लीनिंग, या अगर एक सर्फेक्टेंट आपको किसी चीज़ की पर्टिकुलर एप्लीकेशन दे रहा था तो दूसरा सर्फेक्टेंट हो सकता है वो 100% वो काम ऑपोजिट कर रहा हो। तो ये प्योरली डिपेंड करता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। आप इसको क्लीनिंग पर्पसेस में भी इस्तेमाल करती हो, डाई रिमूवल में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसको आप वाटर प्योरिफिकेशन कह सकती हैं। अच्छा, फिर अगर हम इसकी बात करें कि अगर आप सर्फेक्टेंट की बात करें तो ये हमारे पास इन्वायरमेंट में, हेट्रोजेनस इन्वायरमेंट में भी एक्ट कर सकता है। मतलब चूँकि इसकी एक पोलर ग्रुप होता है, एक नॉन पोलर ग्रुप होता है, तो आप इसको मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स में भी आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं, और ये हेट्रोजेनस इन्वायरमेंट में आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी जो नेचर ऑफ इंटरेक्टिंग स्पीशीज़ होती है ये प्योरली डिपेंड करती है कि आप किससे इंटरेक्ट करवा रहे हैं। जैसे कि मैंने अगर आपको बोला कि सर्फेक्टेंट को आप पॉलीमर से इंटरेक्ट करवा रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि दोनों की नेचर क्या है। आप पॉलीमर कितनी लेंथ वाला ले रहे हैं, पॉलीमर आप कौन से वाला ले रहे हैं। अगर आप सर्फेक्टेंट देखें तो सर्फेक्टेंट आप कौन सा ले रहे हैं, अभी सर्फेक्टेंट की बहुत सी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, तो ये उसकी नेचर पे बहुत डिपेंड करता है। फिर इसके अंदर ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इसकी कंसंट्रेशन क्या ले रहे हैं। सर्फेक्टेंट के लिए एक बात को हमेशा ज़िंदगी भर याद रखिएगा कि अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज की है तो सर्फेक्टेंट का बिहेवियर बदल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि एक कंसंट्रेशन पर सर्फेक्टेंट पे इंतहा बेहतरीन काम कर रहा हो, लेकिन दूसरे सर्फेक्टेंट पे वो कुछ भी ना कर रहा हो। वो उस सर्फेक्टेंट के लिए, मतलब उस कंसंट्रेशन पर उस सर्फेक्टेंट की एबिलिटी आपको नज़र ही ना आ रही हो। तो ये डिपेंड करता है कि जिस कंसंट्रेशन को आप सेलेक्ट कर रही हैं, आप चूज़ कर रही हैं अपने काम के लिए, क्या वो कंसंट्रेशन एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन है उस वर्किंग पर्पस के लिए या नहीं। अगर तो उस कंसंट्रेशन पे वो काम कर सकता है तो बताने का मकसद इतना है कि सर्फेक्टेंट में आप सिर्फ थोड़ी सी कंसंट्रेशन को ऑल्टर करके ऊपर नीचे करके इसकी एबिलिटी को या बहुत इन्हेंस और इम्प्रूव कर सकते हैं या बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं।
इसलिए इसमें कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कभी कभी बहुत थोड़ी थोड़ी इंटरेक्शन हो रही होती है, लेकिन जैसे आप एक खास कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड को अचीव करते हैं तो इंटरेक्शन बेइंतहा बेहतरीन हो जाती हैं। और फिर जब आप उसको डिक्रीज करते हैं या और इंक्रीज करते हैं तो फिर आपकी जो इंटरेक्टिव बिहेवियर है वो चेंज होने लगता है। इसकी जो इंटरेक्शंस होती हैं सरफेक्टेंट की जो इंटरेक्शंस होती हैं ये इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस पर डिपेंड कर रही होती हैं, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस पर डिपेंड कर रही होती हैं, ये पाई स्टैकिंग पर डिपेंड कर रही होती हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड कर रही होती हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस पर डिपेंड कर रही होती हैं। अगर आप इन सब को देखें तो आप ये समझ सकती हैं कि जो सरफेक्टेंट की इंटरेक्शंस हैं ये वीक इंटरेक्शंस होती हैं। इसमें कोई भी आपके पास फिजिकल बॉन्ड नहीं बनता, ये सारी की सारी अट्रैक्शन रिपल्जन फोर्सेस होती हैं, ये सारी की सारी डायपोल मोमेंट्स की वजह से हो रही होती हैं, ये सारी की सारी वीक वंडर वाल्स फोर्सेस की वजह से हो रही होती हैं, सारी की सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रही होती हैं, सारी की सारी इस बेसिस पर हो रही होती हैं कि मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट किस तरीके की है। ये सारी इस बेसिस पे डिपेंड कर रही होती हैं कि आप कौन से चार्जेस को कौन से चार्जेस की प्रेजेंस में इंटरेक्ट करवा रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं लंबी बात को छोटा करूं तो बस इतनी है कि सरफेक्टेंट की जो इंटरेक्शंस हैं ये प्योरली डिपेंड कर रही होती है वीक फोर्सेस के ऊपर। इसमें कोई भी फिजिकल बॉन्ड नहीं बनता। फिजिकल बॉन्ड जब मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं कह रही हूँ आयोनिक बॉन्ड, मैं कह रही हूँ कोवेलेंट बॉन्ड, मैं कह रही हूँ आयोनिक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मैं कह रही हूँ क्या मैं कॉम्प्लेक्सेशन मतलब मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कॉम्प्लेक्सेशन तो इसमें होती है लेकिन वीक फोर्सेस की बेसिस पर होती है। इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या कोई भी फिजिकल बॉन्ड जो कि आप जिसकी लेंथ मेजर करती हैं या जिसको आप देखती हैं जैसे कि आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, उनमें से कोई भी बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। ये सिर्फ वीक फोर्सेस होती हैं, वीक अट्रैक्शन रिपल्जन फोर्सेस होती हैं। ओके, तो हमारे पास जब हम बात करते हैं, अगर मैंने जैसे बोला कि हम इसकी इंटरेक्शन करवाते हैं, अगर मैंने लेट सपोज इसकी इंटरेक्शन करवाई किसी कलर्ड कंपाउंड के साथ, उस कलर्ड कंपाउंड का मैंने पहले स्पेक्ट्रा देखा तो वो स्पेक्ट्रा एक खास रेंज में आ रहा होगा जो कि उस कंपाउंड का होगा। जब मैं उसको इंटरेक्ट करवाऊंगी अपने सरफेक्टेंट से और फिर मैं उसके स्पेक्ट्रा देखूंगी तो वो जो वेरिएशन आ रही होगी ना उस स्पेक्ट्रा में, जो चेंज आ रहा होगा, आइदर शिफ्टिंग आ रही होगी, आइदर उसकी भले से जरूरी नहीं है कि वो वेवलेंथ में शिफ्ट हो रहा हो सकता है वो अप एंड डाउन हो रहा हो, यानी कि उसकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा या कम आ रही हो। तो ये जितनी भी वेरिएशन होगी उसकी, भले से बाथोक्रोमिक हो, भले से हिप्सोक्रोमिक हो, भले से रेड ब्लू कोई सी भी शिफ्ट आ रही हो, जो भी उसकी शिफ्ट आ रही होगी वो प्योरली डिपेंड कर रही होगी आप सरफेक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन इस्तेमाल कर रही हैं और आप सरफेक्टेंट को किस कंसंट्रेशन पे इस्तेमाल कर रही हैं। मैंने अभी भी आपको बताया सरफेक्टेंट की कोई कंसंट्रेशन ऐसी होती है जिसपे सरफेक्टेंट का जो बिहेवियर है वो बहुत रिमार्केबल और बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है, लेकिन कोई कंसंट्रेशन ऐसी भी होती है कि जिसके ऊपर सरफेक्टेंट का बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है कि आप सरफेक्टेंट की कौन सी कंसंट्रेशन पे काम कर रही हैं। स्पेक्ट्रल जो इसकी वेरिएशन होती है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है कि आपकी इंटरेक्शन कैसी हो रही है। जितनी हाई इंटरेक्शंस हो रही होती हैं, जितनी लो इंटरेक्शंस हो रही होती हैं, उन बेसिस पर आपका स्पेक्ट्रम वेरी कर रहा होता है। अगर ये कुछ बहुत अच्छे से उसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन ही कर ले या मतलब कोई आयन पेयर बना ले, ऐसा बना ले, तो ऐसा भी होता है कि आपके स्पेक्ट्रा की पोजीशन ही चेंज हो जाती है अगर वो अपनी वेवलेंथ जो है वो थोड़ी बहुत चेंज कर लेता है। लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ इसकी सॉलिबिलिटी को अफेक्ट डाल रहा है, उसका जो भी क्रोमोफोर है उसको इन्हेंस या कम कर रहा है, तो उस बेसिस पर क्या होता है कि आपका स्पेक्ट्रा अप और डाउन होने लगता है। जिसकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा आने लगती है, उसकी एब्जॉर्बेंस कम आने लगती है। तो ये जो वेरिएशन आती हैं ये डिपेंड कर रही होती हैं, आपकी जो स्पेक्ट्रल वेरिएशन होती हैं ये डिपेंड कर रही होती हैं कि आपका सरफेक्टेंट जो है वो आपके डाई के साथ या किसी मॉलिक्यूल के साथ जिसको आप देख रही हैं उसके साथ इंटरेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका जो ये जो आप इस फिगर में देख रही हैं कि ये जो आपके पास सारे के सारे नज़र आ रही है, एक एक सरफेक्टेंट है ना। जिस तरीके से अपने आप को ग्रो करेंगे, जिस तरीके से अपने आप को किसी फैशन में अरेंज करेंगे, जिस तरीके से ये अपने आप को किसी प्रॉपर नेचर के ऊपर लेकर जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस कंसंट्रेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बार बार एक बात बार बार यूज़ हो रही है और वो है इसकी कंसंट्रेशन। तो ये बात याद रखिएगा कि सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर कंसंट्रेशन पर सेम रिजल्ट अचीव नहीं किया जा सकता। अगर हम थोड़ी सी फर्दर इसकी बात करें तो सरफेक्टेंट्स के बारे में ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एम्फीफिलिक इन नेचर भी हो सकते हैं। मतलब ये एम्फीफिलिक इन नेचर होते हैं इन अ सेंस कि आप इसके अंदर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट मौजूद होते हैं। ये एम्फीफिलिक इन नेचर होते हैं हमेशा, क्योंकि इनके अंदर एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है।
हमेशा ये बात याद रखिएगा, जो भी सरफेक्टेंट होगा वो सिर्फ तभी वो सरफेक्टेंट बन सकता है जब उसके अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट भी हो और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी हो। अगर उसमें कोई एक पार्ट है तो वो कभी भी सरफेक्टेंट नहीं कहला सकता। ये बात मैं बार बार रिपीट करूँ तो इसको याद रखिएगा। सरफेक्टेंट की मज़े की बात यह है कि ये जो है क्या नाम है, हर तरीके का मौजूद है। इसको सिंथेटिकली भी इतना सिंथेसाइज किया गया है कि आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ सरफेक्टेंट्स मौजूद है, और उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कमर्शियली बेइंतहा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। क्यों इस्तेमाल हो रही हैं? क्योंकि जब आपको सरफेस टेंशन डिक्रीज़ करनी है आप सरफेक्टेंट को इस्तेमाल करेंगे, जब आपको इंटरेक्शन बढ़ानी है आप सरफेक्टेंट को इस्तेमाल करेंगे, जब आपको वेटेबिलिटी बढ़ानी है आप सरफेक्टेंट को इस्तेमाल करेंगे, कहीं आपको फोमिंग चाहिए तो आप सरफेक्टेंट को इस्तेमाल करेंगे, कहीं आपको वेटेबिलिटी चाहिए तो आप सरफेक्टेंट को इस्तेमाल करेंगे, कहीं आपको क्या में एयर वाटर इंटरफेस के ऊपर काम करना है तो आप सरफेक्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, कहीं आपको एक फेज़ से चीज़ को दूसरे फेज़ में लेकर आना है तो आप सरफेक्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। इन शॉर्ट सरफेक्टेंट की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको वन लाइनर, इस बात को मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगी, आज मैं सिर्फ एक लाइन में बता रही हूँ कि अगर मैं सिर्फ वन लाइनर सरफेक्टेंट की एप्लीकेशन बताऊँ ना कि अब सरफेक्टेंट कहाँ इस्तेमाल होता है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपने दिन का आगाज़ भी सरफेक्टेंट से करती हैं और आप अपनी रात का इख्तिताम, मतलब दिन का इख्तिताम जो होता है जब आप रात को सोने लेटती हैं, तो वो जो आखिरी चीज़ आप इस्तेमाल करती हैं वो भी सरफेक्टेंट होती है। तो जो पहली चीज़ आप इस्तेमाल करती हैं और जो आखिरी चीज़ आप इस्तेमाल करती हैं वो दोनों ही सरफेक्टेंट हैं। जो आप एडिबल चीज़ों में इस्तेमाल करती हैं दिन के आगाज़ में, या जो आप सिंथेटिक चीज़ों में इस्तेमाल करती हैं दिन के आगाज़ में, वो भी सरफेक्टेंट है एज वेल एज एट द एंड ऑफ द डे। तो इसकी सिर्फ मैं आपको इसकी वर्सटिलिटी बता रही हूँ, मैं आपको इसकी बता रही हूँ कि किस तरीके से आप एक दिन, मतलब दिन के आगाज़ से दिन के ख़त्म तक अगर आप किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रही हैं तो आप समझ सकती हैं कि इसकी एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा होगी और ये इंडस्ट्रियल कितना इसकी यूज़ मौजूद होंगे। आप इसको हासिल कर सकती हैं प्लांट से, हासिल कर सकती हैं आप इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकती हैं, आप इसको एनिमल्स तक से हासिल कर सकती हैं। इसकी अब सिंथेटिक के साथ साथ अब आपको इसके बायो ऑल्टरनेटिव्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्लांट में नेचुरल हैं, ये सब सिंथेटिक के ऑल्टरनेटिव्स हैं। ये आपकी वेटेबिलिटी को चेंज करता है, ये आपकी सरफेस एक्टिविटी को बदल रहा होता है, लेस टॉक्सिक होता है अगर आप इसको बायो में इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप सिंथेटिक से इस्तेमाल करेंगी तो वो इंतहाई से ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इंतहाई से ज़्यादा टॉक्सिक। कुछ के तो टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो आपके लंग को भी अफेक्ट कर सकती है। कुछ ऐसे भी हैं कि उनकी चूँकि साइज़ इतना छोटा होता है और आप उससे अगर आप काम कर रही हैं तो अगर आप सही प्रिकॉशन नहीं ले रही तो वो डायरेक्टली आप इनहेल करती हैं, वो आपकी सांस में से यानी कि एयर में से आपके अंदर जाता है और वो आपके इंटरनल सिस्टम को अफेक्ट डालता है, उससे ड्राइनेस कॉज होती है और बहुत सारे दूसरे मसाइल हैं जो कॉज होते हैं। लेकिन अगर वो नेचुरल होगा तो वो डिग्रेडेबल भी होगा, लेस टॉक्सिक भी होगा, और उसके अंदर भी प्रॉपर्टीज़ वही वेटेबिलिटी और सरफेस एक्टिविटी की होंगी। जो सिंथेटिक सरफेक्टेंट्स हैं अब उनको रिप्लेस किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनकी रिप्लेसमेंट इतनी प्रॉपरली हो नहीं पा रही है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा हैं, और जो सिंथेटिक सरफेक्टेंट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, लेकिन जो नेचुरल सरफेक्टेंट होते हैं वो वक्त के साथ साथ डिग्रेड होते हैं। तो जब हम इतनी वाइड रेंज में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसको सेव नहीं कर पाते, हम उसको इस तरीके से रख नहीं पाते। तो बेसिक मसला असल में यहाँ पर यह आने लगता है कि जो आपकी सरफेक्टेंट्स हैं वो इसलिए सिंथेटिक से नेचुरल की तरफ जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर ये पीएच सेंसिटिव भी होते हैं, यानी कि हर पीएच पर इनकी एक्टिविटी एक जैसी नहीं होती। इस सैलिनिटी के ऊपर भी डिपेंड, मतलब अगर सैलिनिटी का मतलब होता है कितनी ज़्यादा हार्डनेस है, ये बहुत हार्ड कंडीशन में इतने अच्छे एक्ट नहीं कर पाते। हाँ, कुछ सरफेक्टेंट्स हैं जो हार्ड कंडीशन में एक्ट कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली सरफेक्टेंट जो है वो हार्ड कंडीशन में बहुत अच्छा एक्ट नहीं करते। हार्डनेस से इनकी एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होती है। इनके अंदर फोमिंग एबिलिटी होती है। फोमिंग का मतलब होता है झाग बनाने की सलाहियत, जैसे कि जब आप साबुन को अपने हाथ पर रगड़ती हैं तो एक झाग सी बन जाती है, तो वो जो झाग बनना की एबिलिटी होती है ये असल में सरफेक्टेंट प्रॉपर्टी है, ये फोमिंग एबिलिटी कहलाती है। साथ ही मोर ओवर आप ये जानती हैं कि ये सरफेस टेम्परेचर से भी अफेक्ट होता है। हर टेम्परेचर पर इसका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। अगर आप गर्म पानी में झाग बनाने की कोशिश करें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि झाग बहुत कम बन रही है, लेकिन अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे झाग बनाने की कोशिश करें, लो टेम्परेचर पे झाग बनाने की कोशिश करें तो झाग ज़्यादा बनती है। तो वो वजह ये है कि सरफेक्टेंट की जो फोमिंग एबिलिटी है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। क्यों होती है ये हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे।